नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ CP सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सुजानगढ़। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन CFT के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने VBT की लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, जो BSc फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज इस वीडियो में CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत बेथे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बाद में वॉन ब्लैक ने इसे मॉडिफाई किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो CFT का एलिमेंट्री आइडिया या प्रारंभिक ज्ञान देखें अपन कि CFT में जो D कक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात CFT D ऑर्बिटल्स के ऊपर आधारित रहती हैं। अपन सब जानते हैं कि D उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं, जिन्हें अपन रिप्रेजेंट करते हैं dx² y², dz², dxy, dyz और dxz। इस तरह से ये 5 D कक्षक होते हैं जिन्हें अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dx² y² व dz² कक्षक हमेशा एक्सिस की ओर इंगित रहते हैं, अर्थात अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन दो के सेट को अपन EG से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है dxy, dyz व dxz, ये एक्सिस के बीच में रहते हैं। तो इन तीनों के सेट को बोलते हैं अपन T2G। इस तरह से D उपकोष के जो 5 कक्षक हैं उनके 2 सेट बन जाते हैं, एक सेट EG और दूसरा सेट T2G। EG में 2 तरह के कक्षक रहेंगे, dx² y² और dz², तथा T2G में 3 कक्षक रहते हैं, dxy, dyz और dxz। जब एक मुक्त धातु आयन होता है, अर्थात जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो मुक्त धातु आयन में इन 5 D कक्षकों की ऊर्जा समान रहती है, जिसे अपन डीजनरेट कक्षक कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इनके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो ये EG व T2G कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो देखो इनकी संरचना अपन ने बनाई है। तो EG कक्षक जिसके अंदर X और Y हैं, तो एक जो है डंबल से वो X एक्सिस के ऊपर रहेगी, दूसरी Y एक्सिस के ऊपर रहेगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है dx² y² को। इसी तरह dz² में जो लोब है वो Z एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये दोनों कक्षक EG हैं जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। T2G में देखें अपन X और Y, तो जो ये लोब हैं वो X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में रहते हैं, तो इसे नाम देते हैं dxy। dyz में Y और Z के बीच में रहते हैं। इसी तरह dxz में X और Z के बीच में रहते हैं। इस तरह से 5 D कक्षकों के डायग्राम अपन ने यहाँ बनाए। तो इसके बाद देखें अपन कि CFT किन किन के ऊपर आधारित है, जिसे बोलते हैं अपन पोस्टुलेट्स ऑफ CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अभिग्रीह, कि किन किन कंसेप्ट्स के ऊपर इसका अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो इसके पोस्टुलेट में सबसे पहले है कि केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड आता है, तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात केवल स्थिर विद्युत आकर्षण ही होता है। इनके मध्य आपस में कोई अंतःक्रिया या कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जैसा कि अपन ने BSc सेकेंड ईयर में VBT में पढ़ा है कि धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध बनता है, परंतु CFT इसकी व्याख्या नहीं करती है। CFT बताती है कि इनके मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, केवल इनके बीच में आकर्षण पाया जाता है। तो देखो सेकेंड नंबर की चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछते हैं कि CFT के अनुसार लिगेंड को बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज के रूप में माना जाता है, जिसका नेगेटिव पोल जो है वो धातु आयन की तरह रहता है। अर्थात एक लिगेंड पॉइंट चार्ज होता है, तो लिगेंड में 2 यदि पोल माने अपने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव जो पोल है वो हमेशा धातु आयन की ओर रहता है। धातु परमाणु या आयन के जो 5 D कक्षक हैं वो हमेशा समान ऊर्जा के रहते हैं। जब मुक्त धातु आयन होता है, जब उसके संपर्क में कोई लिगेंड नहीं आता है, तो इन 5 D कक्षकों की ऊर्जा उस कंडीशन में क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन जैसे ही संकुल बनाने के लिए इनके संपर्क में लिगेंड आते हैं, इनकी ऊर्जा समान
नहीं रह पाती है और ये भिन्न ऊर्जा कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे इनका विभाजन होता है तो इनके विभाजन से कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत से कम हो जाती है। औसत का मतलब जिनकी ऊर्जा पहले थी उससे कुछ कम हो जाती है और कुछ की अधिक हो जाती है। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अपन जानते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुंड के मल्टीप्लिसिटी नियम के अनुसार होता है, अर्थात हुंड के नियमानुसार होता है। डी कक्षकों की ऊर्जा कम होने पर, जैसे ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा कम होने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या शॉर्ट में इसे अपन CFSE कह देते हैं। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि CFSE क्या होती है, इसे कैलकुलेट करना भी अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो बात की अपन ने कि CFT के जनरल पोस्टुलेट्स क्या हैं, किन किन के ऊपर आधारित है। अब इन डी कक्षकों का विभाजन अलग अलग संकुलों में अलग अलग प्रकार से होता है कि संकुल कौन से टाइप का बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर में अपने 3 टाइप के संकुलों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखो अपन जानते हैं अष्टफलकीय संकुल की जो शेप होती है इसके अंदर 6 लिगेंड पाए जाते हैं, अर्थात जिस संकुल में 6 लिगेंड जुड़े होते हैं उनको अपन अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें धातु आयन तो केंद्र में होता है और इसके 6 कोनों पर 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जब कोई अष्टफलकीय संकुल बनेगा तो इसके संपर्क में 6 लिगेंड आते हैं और वो 6 लिगेंड कहाँ से आएंगे, कोनों के द्वारा, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल में कोनों के ऊपर ये स्थित रहते हैं। तो XYZ एक्सिस की ओर से केंद्रीय धातु की आयन की ओर लिगेंड आते हैं। तो 6 लिगेंड केंद्रीय धातु की आयन की ओर आने से क्या होगा, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। लिगेंड को अपन ने पहले डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उन्हें अपन लिगेंड कहते हैं। तो इनके कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, परंतु ये परिवर्तन जो है वो सभी डी कक्षकों में समान मात्रा में नहीं होता है। DX2Y2 या जिनको अपन ने नाम दिया EG कक्षक, जो कहाँ स्थित रहते हैं, एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर स्थित होने पर और एक्सिस से ही क्या आ रहे हैं, लिगेंड, तो दोनों के अंदर क्या होगा, रिपल्सन अधिक होगा और रिपल्सन के कारण इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे EG कक्षक उच्च ऊर्जा के कक्षक हो जाते हैं। और अपन देखा T2G कक्षक, जिसमें 3 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ एंड DXZ। ये तीनों को अपन ने नाम दिया T2G। ये एक्सिस के बीच में होते हैं, तो लिगेंड आ रहा है एक्सिस के थ्रू और ये है लिगेंड अक्षों के बीच में। तो इन दोनों के अंदर प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से अष्टफलकीय संकुल में T2G की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक हो जाती है, EG की ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से अधिक हो जाती है और T2G की ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह से 2 सेट में विभक्त हो जाते हैं। इस तरह से धातु आयन के 5 डी कक्षकों का भिन्न ऊर्जा के 2 सेटों में विभाजन या स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है। इसे नाम देते हैं अपन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। T2G व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा में जो अंतर होता है उस ऊर्जा अंतर को अपन डेल्टा नोट या 10 DQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा O इसको रिप्रेजेंट करते हैं, O दर्शाता है ऑक्टाहेड्रल को। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। EG कक्षक की जो ऊर्जा है वो 0.6 डेल्टा O की वृद्धि होती है और T2G कक्षक में -0.4 डेल्टा O की कमी हो जाती है और इन दोनों का औसत होता है वो 1 डेल्टा O के बराबर होता है। तो इस तरह से 0.+,
0.6 को अपन 3/5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह -0.4 को 2/5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विभाजन के पश्चात T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन, क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या हो गई है, कम, जबकि EG कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण होता है। अतः कुल उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE कहलाती है। और जब अपने को T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो तो उसके आधार पर अपन CFSE को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसका ये डायग्राम अपन ने बनाया है कि जब मुक्त धातु आयन है तब ये पांचों D कक्षक जो हैं इनकी ऊर्जा क्या है, समान है, अर्थात ये डीजनरेट कहलाते हैं। जैसे इनके संपर्क में D कक्षक आते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तीन की ऊर्जा देखो क्या हो गई, ये कम, इनको कहते हैं अपन T2G, और ये क्या हो गए, EG, इनकी ऊर्जा -0.4 कम हो गई है और इसकी ऊर्जा +0.6 अधिक हो जाती है। इस तरह से धातु अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन के D कक्षकों का दो भागों में विभाजन हो जाता है। अब देखो अपन को यदि EG और T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो अपन आराम से या आसानी से CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया अलग अलग। फर्स्ट लिया अपन ने T2G, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में T2G में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी देखो CFSE क्या हो जाएगी, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। देखो सेकंड T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो -0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CFSE आ जाएगी -0.8। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी -1.2 और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.6। अब देखो ये है वीक लिगेंड क्षेत्र में इसके लिए अलग आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्षेत्र में इसके लिए वैल्यू अलग आएगी। तो देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो होंगे -0.4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा -1.2, ये है +0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 0.6, तो -1.2 में से +0.6 घटाएंगे अपन तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.6। इसी तरह 5 के लिए वीक लिगेंड क्षेत्र में क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू। और 6 जब इलेक्ट्रॉन हो तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग, तो इसके लिए अपन CFSE जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो गई 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 मल्टीप्लाई -0.4 तो -1.6, और ये 2 हैं इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1.2 तो -1.6 और +1.2 तो इससे आ जाएगा -0.4, और आगे क्या लगा देंगे अपन, पाई रिप्रेजेंट करता है पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा को, क्योंकि एक क्या है इसमें पेड के रूप में है तो ये युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी जो रिलीज होती है उसे अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बात करें अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए तो देखो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो इसके लिए CFSE होगी -1.6 डेल्टा O प्लस पाई हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी। 5 होने पर पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी 2, और 6 में तीनों कक्षक में पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये हो जाएगा -2.4 डेल्टा O प्लस 3 पाई। इस तरह से अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है जिनके लिए अपन CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।